हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। आज की इस क्लास में आपके लिए हम लेके आए हैं एग्रोमेट्रोलॉजी और क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि एग्रो मेट्रोलॉजी क्या होती है और क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि एग्रोमेट्रोलॉजी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम मेट्रोलॉजी की बात करेंगे। तो मेट्रोलॉजी मतलब कि मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान ग्रीक भाषा के मेटेरियो प्लस लॉजी शब्द से मिलकर बना है, जिसमें मेटेरियो का अर्थ पृथ्वी की सतह के ऊपर अर्थात वायुमंडल तथा लॉजी का अर्थ विज्ञान या अध्ययन करना है। देखो, हमारा जो मेट्रोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है जो कि ग्रीक भाषा के हैं। पहला है मेटेरियो और दूसरा है लॉजी। मेटेरियो का मतलब होता है वायुमंडल या आकाश में, ठीक है, कह सकते हैं। और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो हम वायुमंडल का जो भी अध्ययन करते हैं वो हमारा मेटेरियोलॉजी कहलाता है, मौसम विज्ञान। या फिर हम कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जो वायुमंडल से संबंधित है, मौसम विज्ञान कहलाती है। ठीक है, मौसम विज्ञान भौतिकी एवं भूगोल दोनों का मिश्रण है, या दोनों का मिश्रण है, भौतिकी एवं भूगोल का। अब ये हो गई मेट्रोलॉजी, और हम बात करेंगे एग्रोमेट्रोलॉजी की। तो एग्रोमेट्रोलॉजी जो है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेदर और क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज नोन एज एग्रोमेट्रोलॉजी। ठीक है, ये एग्रोमेट्रोलॉजी कुछ नहीं है, बस केवल यही है कि जब हम मेट्रोलॉजी का अध्ययन कृषि के परिप्रेक्ष्य में करते हैं तो उसे हम एग्रोमेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे कि फादर्स ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी की, एग्रोमेट्रोलॉजी के जनक कौन है। तो एग्रोमेट्रोलॉजी के जो जनक हैं वो हैं D.N. वालिया, ये आपके वर्ल्ड के हैं। ठीक है, और इंडिया की अगर बात की जाए तो फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी इन इंडिया डॉक्टर L.A. रामदास को माना जाता है। आगे बात करेंगे क्लाइमेट अर्थात जलवायु। तो जलवायु मानक किसी विशेष मौसम तत्व के 30 वर्षों के औसत मान को कहते हैं। यह अवधि सप्ताह, माह या वर्ष हो सकती है। फसल वितरण, उत्पादन और उत्पादकता की किसी स्थान के जलवायु मानकों पर निर्भर करती है। यदि फसलों का चयन इष्टतम जलवायु आवश्यकताओं के आधार पर किया जाए तो फसल उत्पादन को अधिकतम किया जा सकता है। तो आपका जलवायु कुछ नहीं होता है, कहने का मतलब होता है ये एक लंबी अवधि तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 30 वर्षों के औसत मान को कहते हैं। मौसम क्या होता है कि आपका क्षणिक होता है, वो कुछ पल में चेंज हो सकता है, लेकिन जलवायु जो है वो लंबे समय तक चलती है, या आपकी सप्ताह तक हो सकती है, माह तक हो सकती है, या वर्षों सालों तक हो सकती है। अगर जलवायु की कंडीशन देखी जाए तो इसी के आधार पर हम फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। फादर ऑफ एग्रोक्लाइमेटोलॉजिक जो है वो हमारे हैं कोपेन। और जलवायु के प्रकार की बात की जाए कि जलवायु कितने प्रकार की होती है। जलवायु मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, पहला आपका माइक्रो क्लाइमेट और दूसरा है मैक्रो क्लाइमेट। अब माइक्रो क्लाइमेट जो है पृथ्वी के समीपवर्ती जलवायु, जहाँ पादप एवं जंतु निवास करते हैं, जलवायु या सूक्ष्म जलवायु कहलाती है। तो सूक्ष्म जलवायु जो है आपकी वो होती है आपकी पृथ्वी से कुछ ऊंचाई तक। ठीक है, जहाँ पर मनुष्य या फिर जीव जंतु निवास करते हैं या पौधों को उगाया जाता है, वो आपकी माइक्रो क्लाइमेट होती है। और दूसरी है आपकी मैक्रो क्लाइमेट, मतलब समष्टि जलवायु। यह पृथ्वी की सतह से कुछ मीटर ऊपर तक विद्यमान रहती है, यह कुछ अधिक ऊंचाई तक होती है। आगे बात करेंगे मौसम, वेदर की। मौसम एक वायुमंडलीय स्थिति है जो एक विशिष्ट स्थान और समय पर होती है, जिसमें तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दबाव, हवा की गति और वर्षा जैसे कारक शामिल होते हैं।
तो मौसम जो होता है ये आपका क्षणिक होता है, या ये कुछ पल में बदल सकता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो जलवायु होती है ये लंबे समय तक चलने वाली होती है। आगे बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान, वेदर फॉर कास्टिंग की। तो जो ये मौसम पूर्वानुमान होता है, पूर्वानुमान नाम से ही सिद्ध होता है कि पहले पूर्व में, ठीक है, हम पूर्व अनुमान लगाते हैं कि हाँ यहाँ पर इतनी वर्षा होगी, या फिर यहाँ पर फ्रॉस्ट गिरेगा, कुछ भी उस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। मौसम की जानकारी कुछ दिनों पूर्व ही दे देना मौसम पूर्वानुमान कहलाता है। इसके प्रकार की अगर बात की जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से, इस सारणी के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। पहला आपका कौन सा है? शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज जो होता है वो 1 से 3 दिन का होता है। ये मछुआरों वगैरह के लिए ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। जिसमें क्या होता है कि वर्षा का वितरण, भारी वर्षा, लू और शीतलहर की स्थिति, गरज के साथ तूफान आदि। तो क्या होता है, जैसे मछुआरे वगैरह इनको जो समुद्र में जाते हैं तो इनको वर्षा वगैरह के जो ज्ञान कराना, या फिर तूफान आने वाला है, इन चीज़ का ज्ञान कराना शॉर्ट रेंज मौसम पूर्वानुमान के थ्रू ही हो जाता है, ठीक है। अगला है मीडियम रेंज। मीडियम रेंज ये होता है, ये 3 से 10 दिन का होता है। ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये वर्षा की घटना एवं तापमान का ज्ञान कराता है, ठीक है। अगर पूछा जाए आपको खेती के लिए कौन सा पूर्वानुमान सही रहेगा, तो वो मीडियम रेंज होगा। उसके बाद अगला है लॉन्ग रेंज, जो 10 दिन से अधिक का होता है। इसमें क्या होता है कि योजनाकार होते हैं, जैसे क्रॉपिंग स्कीम वगैरह बनानी होती है, तो उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। यह पूर्वानुमान भारतीय मानसून की वर्षा के लिए प्रदान किया जाता है। अगला टॉपिक है आपका एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय परत है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह परत विभिन्न गैसों से बनी हुई है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है कि ये आपका एक गैसीय परत होती है। इसमें मतलब कि आपके सभी ये परत कई परतों में बटा हुआ होता है। पृथ्वी की सतह से यह लगभग 10,000 की ऊंचाई तक होता है, ठीक है। वायुमंडल की समुद्र तल से औसत ऊंचाई को एल्टीट्यूड कहते हैं, जो रेलवे स्टेशनों पर अंकित होता है। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशनों वगैरह पर लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई इतनी, ठीक है। तो वहीं आपका क्या होता है कि एल्टीट्यूड होता है, वो जो ऊंचाई लिखी जाती है वो आपका एल्टीट्यूड होता है। ये याद रखना है कि एल्टीट्यूड के बारे में पूछा जाए तब भी यहीं से आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन है, जो कि 78% वायुमंडल में पाई जाती है, और मृदा में अगर यही बात की जाए तो 79.2 पाई जाती है। और दूसरी गैस है आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% पाई जाती है, और मृदा की बात की जाए तो 20.60 पाई जाती है। और आर्गन जो है वो वायुमंडल में 0.93% पाई जाती है, लेकिन मृदा में जो है ये एब्सेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी वायुमंडल में 0.03% और मृदा में 0.3% पाई जाती है। अब इनके प्रकार की बात करेंगे कि मतलब कैसे इनको बांटा गया है, मंडल को किन किन परतों में बांटा गया है मंडलों को, तो उसकी बात करेंगे। तो ऊर्ध्वाधर तापमान में भिन्नता के आधार पर हम वायुमंडल को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। पहला है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर जिसे बोलते हैं। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर होती है।
जो कि ध्रुवों पर अगर बात की जाए तो 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा पर अगर बात करें तो 18 किलोमीटर ऊंचाई होती है। ऊंचाई के साथ तापमान में प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड गिरावट आती है, जिसे ताप ह्रास दर कहते हैं। जो लैप्स रेट होता है, आप देखते हैं लैप्स रेट क्या होता है कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारा जो है टेम्परेचर में गिरावट आती है। अगर 1 किलोमीटर हम ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर में गिरावट आती है, उसे ही हम लैप्स रेट के नाम से जानते हैं। मौसम संबंधी घटनाएं, बादल, वर्षा, तूफान, ओलावृष्टि आदि इसी में होती हैं। आपकी जो भी वर्षा वगैरह होती है वो इसी मंडल में होती है, ठीक है। और हवाई जहाज़ वगैरह जो भी उड़ती हैं इसी मंडल में आपकी उड़ती हैं। अगला है स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर। इस मंडल की जो है ऊंचाई जो होती है वो 18 से 50 किलोमीटर होती है। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, अतः सबसे गर्म मंडल है। यह जो है ऊंचाई के साथ साथ इसमें क्या होता है कि तापमान में वृद्धि होती है। यह जो है ये मंडल जो है वो सबसे ही गर्म मंडल माना जाता है। इसकी निचली सतह 20 से 30 किलोमीटर में ओजोन गैस पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर ओजोन आपसे पूछे कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत जो है आपकी वो समताप मंडल में ही पाई जाती है। ओजोन परत की जो ऊंचाई होती है वो 20 से 30 किलोमीटर की होती है। अब ओजोन परत होती क्या है, ये जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं, उनको पृथ्वी पर आने से रोकता है, मतलब कि उनको छन के भेजता है, क्योंकि ये अगर वो किरणें आएंगी सीधे तो वो हानिकारक होंगी, ठीक है, हमारे पौधों के लिए या मनुष्यों, जीव जंतुओं सबके लिए हानिकारक होंगी, तो उसको ये छानने का काम करती है यह परत। मुख्यतया ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। जो CFC गैस होती है उसके द्वारा जो है ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, बहुत ही नुकसान पहुंचा रही है ये गैस, ठीक है। अगला जो मंडल है वो हमारा है मध्यमंडल या मीजोस्फीयर। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो 50 से 80 किलोमीटर होती है। यह सबसे ठंडा मंडल माना जाता है। चौथा है हमारा थर्मोस्फीयर, या इसे ही हम एक्सोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात की जाए इसकी, तो 80 से 1600 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। इसे आयन मंडल भी कहते हैं, जिसमें लंबी दूरी की रेडियो तरंगों का गमन होता है, ठीक है। और सैटेलाइट वगैरह जो भी हैं इसी मंडल में लॉन्च की जाती हैं। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कौन सा मंडल कहाँ पर है, ठीक है। ये आपका पहला हो गया ट्रोपोस्फीयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर या एक्सोस्फीयर जिसे बात करते हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके, और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस मंडल में आपकी वायुयान वगैरह उड़ती हैं और किस मंडल में आपकी जो है सैटेलाइट वगैरह लॉन्च की जाती हैं, ठीक। ये हो गए आपके वायुमंडल की परतें। अगला हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, तो ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण पृथ्वी के समीप वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस वगैरह में क्या होता है कि अगर जो भी किरणें आती हैं ऊपर से वो अंदर तो आ जाती लेकिन वापस नहीं जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, जिसके कारण टेम्परेचर मेंटेन होता है ग्रीन हाउस का। तो ये पृथ्वी पर जो है ग्रीन हाउस गैसों के कारण जो है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और ये ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसें जो हैं देख लेंगे कौन कौन सी गैसें हैं ग्रीन हाउस। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 76% होती है, और मीथेन जो है आपकी वो 16%, N2O जो है आपकी वो 6%, CFC आपको अभी बताया हमने जो वो 2% होती है।
ये आपकी फ्रिज वगैरह, एसी वगैरह से निकलने वाली गैसें होती हैं जो CFC होती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड, अगर वनों की ज़्यादा कटाई हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। और मीथेन जो है ये आपकी धान के खेत से निकलने वाली गैस है। आपने देखा होगा जब धान के खेत में पानी भरा होता है तो उसमें से बुलबुले टाइप में निकलते हैं, तो वो आपकी मीथेन गैस ही होती है। और N2O जो है आपकी, वो वाहनों या औद्योगिकीकरण के जो भी क्षेत्र हैं उनसे ये निकलती है। ये आपकी हो गई ग्लोबल वार्मिंग। अब आगे बात करेंगे आपका एल्बिडो क्या है। तो एल्बिडो जो है यह पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की किरणों एवं परावर्तित होकर वायुमंडल में लौटकर वापस जाने वाली किरणों का अनुपात होता है। एल्बिडो जो होता है आपका क्या होता है कि सूर्य से जो किरणें आती हैं और पृथ्वी की सतह या किसी सतह पर, या मान लो फसलों की सतह पर या बर्फ की सतह पर पड़ने के बाद जो किरणें वापस हो जाती हैं, इन्हीं दोनों का अनुपात होता है। यहाँ पर लिखा है ना, सूर्य की किरणों एवं परावर्तित होकर वायुमंडल में लौटकर वापस जाने वाली किरणों का अनुपात होता है। किसी सतह द्वारा परावर्तित सौर विकिरण को अल्बिडो के नाम से जाना जाता है। अगर कोई भी किरण जो हमारी किरण आती है सूर्य की, वो किसी भी सतह से परावर्तित होकर वापस जा रही है तो उसे हम अल्बिडो के नाम से जानते हैं। यह प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर बहुत पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किसका अल्बिडो परसेंटेज होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस सारणी के माध्यम से पृथ्वी की सतह का अल्बिडो की बात की जाए तो 30% होता है, और फसल की सतह का अल्बिडो बात की जाए तो ये 23 से 30% होता है। और बादलों का आवरण जो है उससे हमारा 40 से 90% होता है। और ताज़ा बर्फ की सतह से बात करें तो 75 से 95% होता है। सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो बर्फ़ की सतह का अल्बिडो होता है, क्योंकि बर्फ़ की सतह से जो भी किरणें हैं वो परावर्तित बहुत ही जल्दी हो जाती हैं। ये हो गया आपका अल्बिडो। अगला है एल नीनो। एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है छोटा लड़का। क्योंकि एल नीनो हर साल क्रिसमस के आसपास होता है, जब पेरू के तट के पास का पानी थोड़ा गर्म हो जाता है। एल नीनो एक प्राकृतिक घटना है जो प्रशांत महासागर में होती है, जिसमें समुद्र के तापमान में वृद्धि होती है। यह घटना हर 2 से 7 साल में होती है और इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। एल नीनो के कारण ही हमारे देश में या फिर किसी और देश में कहीं भी बारिश वगैरह जो भी है या सूखा पड़ता है, ये एल नीनो के कारण ही होता है। एल नीनो के कारण अब देखें कि एल नीनो के कारण क्या हैं। तो प्रशांत महासागर का तापमान पहला है। तो एल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दबाव। एल नीनो के दौरान वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन होता है, जिससे हवाओं की दिशा और गति में परिवर्तन हो जाता है। जब वायुमंडलीय दबाव पड़ता है तो वायु की दिशा जो है उनकी दिशा और गति में परिवर्तन हो जाता है। हवाओं की दिशा और गति। एल नीनो के दौरान हवाओं की दिशा और गति में परिवर्तन होता है, जिससे समुद्र के तापमान में वृद्धि हो जाती है। ये हो गया एल नीनो। अब एल नीनो के प्रभाव क्या हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहला है मौसम में परिवर्तन। एल नीनो के दौरान मौसम में परिवर्तन होता है, जिससे तूफान, बाढ़ और सूखा जैसी घटनाएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है कृषि पर प्रभाव। तो कृषि पर है, देखिए एल नीनो के दौरान कृषि पर प्रभाव पड़ता है, जिससे फसल की उत्पादकता में कमी आती है। अगर एल नीन सूखा पड़ रहा है तो फिर मान लीजिए उत्पादन कम होगा आपका। ठीक है। अगला है मछलियों पर प्रभाव। तो एल नीनो के दौरान मछली पालन पर प्रभाव पड़ता है, जिससे मछली की संख्या में कमी होती है। नेक्स्ट है जल संकट। एल नीनो के दौरान जल संकट होता है, जिससे पीने के पानी की कमी होती है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य पर प्रभाव। एल नीनो के दौरान स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कई बीमारियां बढ़ती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोलर रेडिएशन, मतलब सौर विकिरण। तो सौर विकिरण क्या होता है। सौर विकिरण सूर्य से आने वाली ऊर्जा है जो पृथ्वी पर पहुंचती है। यह ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है।
जिसमें प्रकाश, गर्मी और अन्य प्रकार की ऊर्जा शामिल होती हैं। अब सोलर रेडिएशन कुछ नहीं है, आपकी यही जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं उन्हीं को हम सोलर रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सोलर रेडिएशन। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सोलर कांस्टेंट क्या है। सोलर कांस्टेंट, जिसे हम सौर स्थिरांक के नाम से जानते हैं। ठीक है, वातावरण की बाहरी सीमा पर 1 वर्ग सेंटीमीटर के सतह क्षेत्र पर 1 मिनट में गिरने वाली ऊर्जा को सौर स्थिरांक के रूप में जाना जाता है। क्या होता है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर जो की सतह जो होती है उस पर 1 मिनट में कितनी सौर विकिरण गिरती है, उसे ही हम सौर स्थिरांक के नाम से जानते हैं। इसका अगर इसके मान की बात की जाए तो इसका मान जो होता है 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट होता है। ठीक है, 1.94 कैलोरी पर वर्ग सेंटीमीटर पर मिनट होता है इसका। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि वायुमंडलीय दाब जो होता है वो क्या होता है। तो वायुमंडल द्वारा पृथ्वी की सतह पर डाला गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। इसे हम बार में या एटीएम वगैरह में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो 1 बार बराबर कितना होता है हमारा, अगर यहीं पर बात की जाए कि 1 बार बराबर, तो 1 बार बराबर आपका होता है 0.98 एटीएम। ठीक है, एटीएम। ये आपका हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइक्लोन की, जिसे हम चक्रवात कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है चक्रवात। जब समदाब रेखाएं गोलाकार या अंडाकार होती हैं और दबाव केंद्र में सबसे कम होता है तो ठंडी हवाएं उस स्थान को घेरने के लिए दौड़ती हैं और मुख्य स्थान तक न पहुंचकर दाएं बाएं मुड़ जाती हैं और एक चक्रधर घेरा बना लेती हैं, जिसे हम चक्रवात कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो चक्रवात होता है इसमें निम्न दाब होता है। ठीक है, जो केंद्र के ओर होता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, गोलाकार या अंडाकार होती हैं और ये दबाव, इनका दबाव जो होता है बहुत ही निम्न दबाव होता है और वह केंद्र की ओर होता है। ठीक है, सेंटर की ओर होता है, जिसके कारण हवाएं जो हैं उस स्थान को ना घेर के बहुत दाएं बाएं मुड़ जाती हैं और एक बहुत ही बड़ा घेरा बना लेती हैं। जो भी सामान उस क्षेत्र में आता है उसे उड़ा ले जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्या है। चक्रवात शब्द ग्रीक भाषा के साइक्लोस से लिया गया है, जिसका अर्थ सांप के कुंडल है। ठीक है, तो ये जो साइक्लोन शब्द है वो हमारा ग्रीक भाषा के साइक्लोस से लिया गया है और ये साइक्लोस शब्द जो है इसका अर्थ जो होता है सांप के कुंडल। ठीक है, ऐसे ऐसे जो बने होते हैं कुंडल टाइप में, वहीं से इसको उद्भव हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका साइक्लोन। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि साइक्लोन कैसा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी साइक्लोन, उच्च दाब प्रणाली या प्रतिचक्रवात। साइक्लोन जो होता है उसे हम निम्न दाब प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये हमारा है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन क्या होता है, ये साइक्लोन का विपरीत होता है। जब समदाब रेखाएं गोलाकार अंडाकार होती हैं और दबाव केंद्र में सबसे अधिक होता है तो ऐसी दबाव प्रणाली को उच्च या प्रतिचक्रवात कहा जाता है। साइक्लोन का एक विपरीत ही आपका एंटी साइक्लोन होता है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एंटी साइक्लोन क्या होता है। ठीक है, ये देखिए, तो ये हो गया आपका एंटी साइक्लोन। इसी के साथ ये क्लास आपकी समाप्त होती है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आप लोग लाइक ज़रूर किया कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो क्लास को। ठीक है, अगर आप लोग लाइक करेंगे तो हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ेगा और हम आपके लिए और क्लासें लेकर आएंगे। और अगर किसी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर हमें वीडियो बना दीजिए, तो हम आपके लिए वीडियो उस टॉपिक पर लाएंगे। और हाँ, सब्सक्राइब भी कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।